हमने जो लास्ट क्लास की थी, हमने ये जाना कि कैसे कई तरीके की फैमिलीज होती हैं, और हम देखेंगे हमारे आसपास हमारी फैमिली भी उसमें से एक होती है। जी। रिश्तेदारी में भी देखते होंगे, तो हम देखेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि हमने जो बात करी थी, एक होती है डिसफंक्शनल फैमिली, जो कि कह सकते हो कि जिसका फंक्शन ठीक से नहीं चल रहा, बिगड़ बिगड़ गया, जैसे ढांचा बिगड़ गया, कह सकते हैं ना कि उनका ढांचा कैसे बिगड़ गया। हुँ? तो ढांचा बिगड़ने का मतलब क्या है? ढांचा वहाँ बिगड़ता है जहाँ हर एक इंसान को, किसी भी इंसान को ग्रो करने का मौका ना मिले, है ना? उसको जब सपोर्ट चाहिए सपोर्ट ना मिले, या ज़्यादा ही कंट्रोल हो जाए, वो भी ढांचा बिगड़ना है कि सपोर्ट तो दे दी मैंने, हाँ, जी। लेकिन मैंने उसके बदले में कंट्रोल कर लिया, तो ग्रोथ तो वहां पे भी अच्छी नहीं हुई। तो ऐसी फैमिलीज में से किस तरह के बच्चे निकल कर आते हैं, किस तरह के बच्चे होते हैं जो बड़े होके कैसे निकलते हैं, हुँ? उनकी क्या दिक्कतें रहती हैं, या तो ऐसी फैमिलीज में इनमें क्या होता है, हुँ? ये जो डिसफंक्शनल फैमिलीज जो होती हैं, कैसे बनती हैं? सबसे पहले तो ये सोचो, क्योंकि क्या होता है कि जो डिसफंक्शनल लोग आए, उससे शादी हो गई, शादी हो गई तो वो डिसफंक्शनल फैमिली बनेगी ना। भाई, जो भी इंसान डिसफंक्शनल है या डिसफंक्शनल फैमिली से आया है, तो वो जब शादी करेगा तो उसकी फैमिली भी वैसी ही बनाएगा ना। जी। हाँ, अच्छा। और ऐसे में क्या होता है कि वो इंसान होता कुछ और है और वो दिखाता कुछ और है, जिसको हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। हमने पढ़ा था कि डिनाई करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि मुझे बुरा लगा लेकिन मैंने बोला नहीं, ये बिल्कुल कॉमन एग्जाम्पल है। और मैं कुछ हूँ, अपने आप को मैं कुछ और करके प्रेजेंट कर रही हूँ, जैसे मेरे नंबर 40% आए, हम्म, जी। और मैं बता रही हूँ कि मैं तो 80% नंबर आए थे। ये क्या है कि मैं अपने सत्य को स्वीकार नहीं रही हूँ। हम्म, जी। अच्छा। अब ये पता कैसे चलता है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, हम्म, या तो उसमें कोई इमोशनल तरीके से उस इंसान को मैनिपुलेट करता है, जहां भावनात्मक शोषण होता है, भावनात्मक शोषण, है ना। कहीं भावनात्मक शोषण होता है तो कहीं पर फिजिकल शोषण होता है, तो कहीं पर सेक्सुअल अब्यूज होता है। क्योंकि ऐसी फैमिलीज में हर बात को छुपा के रखने में बड़ी महारत होती है ना। मतलब घर के अंदर क्या गड़बड़ चल रही है किसी को पता ना चले, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म, और बाहर जब निकलेंगे तो बहुत अच्छी सी शक्ल लेके निकलेंगे कि लोगों को लगे ये तो बहुत बढ़िया इंसान है। अच्छा। जी। और इसमें पेरेंट्स को भी शर्म आती है, हम्म, खुद को भी शर्म आती है, और जो है फैमिली को भी शर्म सी आती है। जैसे कहते हैं ना कि अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए हमने इस बात को अपने ढक लिया। मान लो घर के अंदर कुछ गड़बड़ मच गई,
किसी भी तरीके का अब्यूज हुआ, लेकिन उसके बदले में उन्होंने उस चीज को छुपा लिया और इसी में समझा कि अरे हमारी बदनामी ना हो, है ना। उसके साथ क्या होता है, एक ऐसी फैमिली जिसमें मैंने बताया कि हर बंदा दूसरे बंदे को इतना ज्यादा कंट्रोल में करके बैठा है कि अपनी बाउंड्री भूल गया है कि ठीक है तुम मेरे भाई हो, लेकिन दोनों की अपनी अपनी बाउंड्रीज होनी चाहिए ना। अगर मैं चाहती नहीं कि मैं कोई ऐसी चीज बताऊं या मेरी लाइफ को कंट्रोल करने का हक मैं नहीं देना चाहती, तो ऐसी जो फैमिली होती है जिसमें उलझी हुई होती है, एक दूसरे से बिल्कुल उलझी हुई। हाँ, और जहां पर किसी भी इंसान को अपने दिल की बात कहने का हक ना मिले, तो क्या वो फैमिली कैसी होगी, अच्छी या बुरी? हाँ। बुरी। हम्म। बुरी। तो अपनी बात को दिल में रख लिया, बताया नहीं। और जिसने बताया उसको मतलब डिस्करेज करा गया कि ऐसी बात तुम कैसे बोल सके। ये तो छुपा के रखने वाली बात थी, ठीक है। और एक दूसरे को मैनिपुलेट करना अपने हिसाब से ताकि कंट्रोल कर सके, कॉमन चीजें हैं। और घर का माहौल एक तरह से डल डल रहना, आपस में जो बातचीत है और खुलापन है वो नहीं होना। और ये नहीं कह रही है सब एक ही फैमिली में है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें, जहां पर ऐसा होता है वो भी अच्छी फैमिली नहीं मानी जाती। और बहुत ज्यादा एक दूसरे पे डिपेंड होना, कोई भी डिसीजन लेना है पढ़ाई से लेके अपना मुंह धोने तक का, वो जो डिपेंडेंसी है वो भी अच्छी फैमिली का लक्षण नहीं है। हालांकि लोग बहुत खुश होते हैं ऐसी बात बताते हुए। अच्छा, इसके साथ साथ रिलेशनशिप में जो इंटीमेसी होती है वो उसकी प्रॉब्लम आती है। हम्म? और इससे क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट नहीं होता, भरोसा नहीं होता। हम्म? और फैमिली के जो स्ट्रक्चर है वो एकदम बिखरा हुआ। रूल्स रूल्स कुछ है ही नहीं, जिसकी मनमानी जैसी चल रही है वैसा चल रहा है, ठीक है। और एक वो भी बड़ी कठोर वाली बात है, रिजिड होना, एटीट्यूड का रिजिड होना, दूसरे बंदे की बात ही नहीं सुनना। हाँ। और जो पहले कभी पास्ट में हो गया है उसके बारे में ज्यादा सोचना। और अपने रीति रिवाज को बिल्कुल ऊपर रखना, आपकी खुशी से ऊपर आपके रीति रिवाज। एक अभी का एग्जाम्पल देख लो, कोरोना फैला हुआ है। हाँ, अब कोरोना से ही कोई मर गया, अब कोरोना से मर गया तो उसकी 13वीं में सब इकट्ठे हो गए, क्योंकि रीत रिवाज है। उसके बाद चाहे उसके बाद बहुत सारी 13वीं हुई घर के अंदर, तो ये फायदे की चीज तो नहीं है। उसी तरह से रीत रिवाज कभी भी इंसान की अपनी इंसान की जिंदगी से ऊपर कोई रीत रिवाज नहीं हो सकता। और जल्दी जल्दी बीमार पड़ना और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखना और शक करना, ये सब आपको एक खराब फैमिली में दिखाई देंगे। अब हेल्दी फैमिली के भी लक्षण सुन लो कि कौन सी फैमिली बढ़िया मानी जाएंगी। कि अगर
डिफरेंस है तो उसको एनकरेज करके बाहर लाओ। अगर कोई मुद्दे पर किसी के जो विचार हैं अलग अलग हैं तो उनको दबाने के बजाय उसकी भी सुनी जाए और अपनी बात कहना और सुनना, विचार रखना जी अच्छी फैमिली का लक्षण है ना। और जो भी रूल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। वो रूल्स, हम उनकी रूल्स की बात नहीं कर रहे जो रीत रिवाज वाले। ये रूल्स ज्यादातर अच्छी फैमिली में यही होंगे कि हर बंदे को एक इंडिपेंडेंट मौका दिया जाए, उसके अस्तित्व को भी उभरने का मौका दिया जाए, है ना। अच्छा, मतलब ये सबसे बड़ा रूल होगा कि कोई किसी को दबाएगा नहीं, है ना। ना कोई किसी को दबाएगा, ना कोई किसी के साथ बदतमीज। ये रूल्स इस टाइप के होंगे, ये रूल्स ऐसे नहीं होंगे कि जो दबाने वाले रूल्स हैं। ये रूल्स थोड़े से फर्क होंगे। हुँ? और हर इंसान की दूसरे इंसान की इज्जत करना है, उसके साथ साथ फ्रीडम है। हर इंसान को अपनी भावनाएं, अपने विचार के लिए फ्रीडम है। हाँ? और जी एक वैल्यू सिस्टम है। वैल्यू सिस्टम का मतलब ये है कि हमेशा एक सही चीज को मान्यता देना, चाहे वो नई हो। जो सही है वो सही जी है, ये कह के उसको वो नहीं करना। और इसमें हेल्दी लोग होंगे हमेशा, मानसिक रूप से जरूर हेल्दी होंगे। और जब मानसिक रूप से परिवार में एक हेल्दी माहौल होता है तो शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है ना। अच्छा, जी उसके बाद क्या होगा वहां, हर इंसान की एक इंडिपेंडेंट ग्रोथ होगी। हर इंसान अपने आप में पूरी तरह से ग्रो करने के लिए फ्री होगा और एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास, हाँ, और अपनी वर्थ, अपना आत्मसम्मान, हर फैमिली के अंदर हर इंसान की जो सेल्फ वर्थ है वो हाई होगी। ये नहीं कि ये वाला इंसान ज्यादा है, इसकी ज्यादा वैल्यू है, इसकी कम है। हर इंसान की पूरी प्रॉपर वैल्यू होगी। जैसे ऐसा नहीं है कि उस इंसान ये कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, ये काम कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, तो जो नहीं कर पा रहा उसकी वैल्यू नहीं, वो हेल्दी फैमिली नहीं होगी। ये हेल्दी फैमिली में सब जी एक दूसरे की, हर बंदे की अपनी अपनी वो होगी। और हर इंसान की बाउंड्रीज जो है फ्लेक्सिबल होंगी, एकदम रिजिड होके नहीं बैठा होगा। हम्म? और हर इंसान की पर्सनल ग्रोथ को एनकरेज करा जाएगा। हम्म? अब डिसफंक्शनल फैमिली जो होती है उसमें से जो एडल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, डिसफंक्शनल होते हैं। हम्म? तो फिर वो जब फैमिली बनाते हैं तो उनके बच्चे फिर डिसफंक्शनल होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता रहता है। अब डिसफंक्शनल फैमिली में बच्चों का क्या रोल होता है। हीरो, क्या होता है, सबसे बड़े बच्चे को हीरो बना दिया जाता है। अच्छा ये डिसफंक्शनल फैमिली के लक्षण है ना। किसी भी एक को बहुत ऊपर रख दिया कि भाई यही है। हम्म? और वो कैसे, या फिर कोई जो फर्स्ट आ गया, टॉप कर गया, वो हीरो बन जाता है। या जी तो बड़े बच्चे को हीरो बना दिया, मतलब किसी ना किसी को तुमने, बच्चों को
एक को हीरो बना दिया, एक को कहा ये तो टॉप करता है तो ये अचीवर हो गया। हम्म? और एक बच्चा जो हर समय काम करता है उसको भी बढ़िया कह दिया कि ये तो बहुत कामकाजी, इससे कुछ बात मत करो। ज्यादातर क्या होता है, ऐसे लोगों से शादी करना पसंद करते हैं जो डिपेंडेंट हो, आश्रित रह सकें उन पे। आश्रित होंगे तो क्या होगा, वो कंट्रोल हो जाएंगे। जी अगर कोई इंसान किसी पर आश्रित होगा तो वो कंट्रोल हो जाएगा ना। हम्म? और उसको जी वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो कहेंगे यार सीधा सा इंसान है, इसी से शादी कर लो, ये अपने बस में आ जाएगा, ये तो तेज लग रहा है, देखा होगा, ये तेज लग रहा है, तेज लग रही है, इससे जी शादी नहीं करनी। चाहे वो तेज वाला जो बंदा है वो सही है, हमेशा तेजी गलत नहीं होती। अच्छा, सही है। और ऐसे बच्चे दूसरे इंसान से अपनी अप्रूवल मांगते रहते हैं कि दूसरा इंसान कहे तू बड़ा अच्छा है। उसे खुद नहीं पता मैं अच्छा हूं, ना खुद एहसास है, लेकिन वो सोचता है दूसरे लोग तारीफ करें। हम्म? और अगर उनको ऐसा नहीं मिलता, कोई तारीफ ना करे, तो वो अच्छा काम नहीं करते, अपने आप में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम्म? और ऐसे घरों के बच्चों में गुस्सा बहुत होता है, डर भी होता है, और सच्चाई जी को नकारते भी हैं, अपना फेलियर एक्सेप्ट नहीं करते वो। उनको यही सिखाया ना कि भाई अगर सबको पता चलेगा मैं टॉपर हूँ तो सब लोग मेरी इज्जत करेंगे। हाँ, अगर ये नहीं लगेगा कि मैं टॉपर हूँ तो मेरी बेइज्जती होगी, तो झूठ बोल के अपने आप को टॉपर बता दो, इज्जत मिलेगी ना, चाहे झूठी सही। हम्म? जी और ऐसे लोगों में, ऐसी फैमिली के घर के बच्चों में आत्मसम्मान की बहुत कमी होती है, और ऐसी फैमिली के बच्चे सुसाइड करने की तरफ बहुत जल्दी जा सकते हैं। अच्छा झूठी जिंदगी जी रहे हैं तो सुसाइड करना कॉमन है। हुँ? और अपने आप की सेल्फ वर्थ को दिखाने के लिए अचीवमेंट दिखाते या करते हैं, बिल्कुल, है ना। अब दूसरा जो इंसान होता है, एक होता है बलि का बकरा। ऐसी फैमिली में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बलि का बकरा बना दिया जाएगा। कैसे? वो क्या होता है, वो बंदे कैसे पता चलता है कि भाई बलि का बकरा बन रहा है? वो बंदे फैमिली के अंदर का जो झोल है ना, उसका रोल प्ले करते हैं। हम्म? उनमें क्या होगा, लड़ाके होंगे, अपना आप को झूठ को सत्य बनाना चाहेंगे। हम्म? और ऐसे लोग कानून के भी तोड़ने में आगे होंगे, है ना। जी और अपने आप को बिल्कुल समर्थ नहीं समझते, ना आत्मसम्मान समझते हैं ना समर्थ समझते हैं, और अपने आप को रिजेक्टेड फील करते हैं। और उस चीज के लिए, उस सारे बर्डन को खत्म करने के लिए वो नशे का सहारा सहारा ले सकते हैं। हम्म? अब एक और तरीके का बच्चा भी आएगा निकल के। एक हमने देखा, पहले वाला हीरो, झूठा सही हीरो। दूसरा बच्चा हमारा आया बलि का बकरा। एक और बच्चा आया लॉस्ट, खोया हुआ बच्चा। हम्म? वो अकेला है और दिन में अपने सपने देखता है जिसको कि कोई नोटिस नहीं कर रहा। हम्म? और ऐसे लोग, क्या होता है ऐसे बच्चों का, ये हाई इमोशनल मैंने बताया ना, जो बच्चा अकेला पड़ जाता है वो
अपने दिमाग को मैनिपुलेट करके हाई इमोशनल सेक्सुअल बनता जी, है ना, अकेला है। अब इसके साथ इनके इश्यूज क्या आते हैं निकल के, उनको लगता है कि मैं अकेला हूं, सबने मुझे छोड़ दिया है, हाँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे सब लोग रिजेक्ट करते हैं। और वो इंसान ऐसा सोचता है कि मुझे अपनी फीलिंग्स रखना अलाउड नहीं है। हुँ? जी, और कंफर्टेबल होता है अपने अकेले रहने में। हाँ, अपने अकेले रहने में वो बड़ा कंफर्टेबल रहता है, फ्रेंड्स नहीं बनाता। हुँ? और अपने अंदर फीलिंग रखता है एका अकेलेपन की, और जैसे असमर्थपन का, हाँ? और ये लोग अनहैप्पी लाइफ जीते हैं और जल्दी मरने के चांसेस होते हैं। अच्छा, हुँ? अपने गुस्से को बारे में वो नहीं जानते और उनको डिसीजन लेना भी मुश्किल होता है। और ऐसे लोग जब वो बड़े होते हैं तो वो प्रोमिस्कुअस बन जाते हैं। मैं बताती हूँ। जो कभी इधर सेक्स कर लिया, कभी उधर कर लिया, उस टाइप के बच्चे बन जाते हैं। हुँ? अब हम बात करते हैं एक और तरीके का बच्चा, यानी वो है हमारा चौथा बच्चा। चौथा वाला जो बच्चा है वो होता है, ये तो बड़ा शुभ है। बेकार सी फैमिलीज में, डिसफंक्शनल फैमिलीज में ये भी एक ट्रेट होता है। ये भाग्यशाली है, दुर्भाग्यशाली है, ये भी टैग लगा देते हैं। अच्छा, ये बच्चा क्या है, ये फैमिली का जोकर बनता है, हाँ? और वो कुछ भी करेगा लोगों को हंसाने के लिए। और वो क्यों कर रहा है? क्योंकि इससे लोग उसको अटेंशन देते हैं और प्यार देते हैं, वो प्यार पाने के लिए, हाँ? अब उनमें होता क्या है, उनमें दिक्कत क्या क्या होती है, वो बहुत ही नाजुक होते हैं और उनकी एंजाइटी बहुत हाई होती है, घबराहट, बेचैनी, और उनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। हुँ? उनकी आत्मसम्मान उनका भी लो ही होगा और अपने आप को अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। उनको समझ ही नहीं आता कि वो इस दुनिया में आए किस लिए हैं। हुँ? और ये लोग बहुत लेट शादी करते हैं, अपने दिल में छुपा छुपा के रखते हैं ना, और इनके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स रखते हैं अपने अंदर छुपा के बाद, हाँ? और जब वो बड़े होते हैं तो स्ट्रेस को वो हैंडल नहीं कर पाते। हुँ? अब वो क्योंकि डिपेंडेंट से हैं तो ऐसे इंसान से शादी करते हैं जो अपनी फैमिली में हीरो होता है, जो हमने पीछे देखा ना कौन से बंदे को, उससे वो शादी कर लेते हैं। अब इससे ये पता चलता है, ये 4 तरीके का जो हमने देखा, पेरेंट्स का जो डिसफंक्शन था वो इन 4 तरीके के बच्चों के रूप में सामने आ जाता है। अब फैमिली सिस्टम का हम क्या इस्तेमाल करते हैं थेरेपी देने में, उसमें क्या होता है, जब जी, थेरेपी देते हैं ना पूरी फैमिली को, तो हम ये देखते हैं कि पूरी फैमिली को थेरेपी देने की जरूरत पड़ती है।
एक से काम नहीं जी चलता, है ना? क्योंकि वो फिर तो वहीं जाएगा रहने, बात वहीं आ जाएगी। तो उसमें हम पूरी फैमिली को एक यूनिट की तरह देखते हैं, और उनके बीच में कैसा संबंध चल रहा है, और वो कैसे हैं, कैसे डिपेंडेंसी है। तो ऐसे में क्या होता है, एक इंडिविजुअल को चेंज करने के लिए पूरे सिस्टम को देखना पड़ता है कि क्या क्या चल रहा है। हुँ? जो बच्चा फैमिली का फोकस है, वो सिस्टम को नहीं छोड़ सकता, फैमिली थोड़ी ना छोड़ देगा। हुँ? जी और वो क्या करेगा, बच्चा उस फैमिली का ही रल मिल जाएगा, जैसे कहते हैं ना, घुल मिल जाएगा। हुँ? अगर मैरिज या फैमिली डिसफंक्शनल है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बच्चा डिसफंक्शनल ही होगा। जी उदाहरण के तौर पर, एक टीनेजर जो ड्रग्स या दूसरे तरीके की ट्रबल्स में जाता रहता है, वो बता रहा है कि वो एक डिसफंक्शन वाली शादी का एक प्रोडक्ट है। हुँ? वो किसी भी तरीके का नशा लेके अपने आप को उस फैमिली के बीच में रहेगा, और उसको एक साथ बनाने की कोशिश करेगा, और उसके अनकॉन्शियस माइंड में जो पर्पस होता है कि वे फैमिली को हेल्प कर रहा है, या उसको फैमिली से हेल्प जुड़ा हुआ है ना। अब इस केस में जो जो पेशेंट के रूप में निकल कर आया है, वो बता रहा है कि भाई मैं डिसफंक्शनल फैमिली से आ रहा हूँ, और वो डिसफंक्शनल फैमिली के लक्षणों को बता रहा है। हुँ? तो आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही। कल की क्लास में हम जी बात करेंगे कि फैमिली सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रेस आते हैं। जी हुँ? बहुत सारी चीजें आएंगी, जी अच्छी हैं। तो सारी चीजें हैं, इंटरेस्टिंग लगेंगी, और आप आसपास जब देखोगे तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं दिख जरूर जाएंगी, जी है ना? मिलते ही है। हम्म तभी मजा आता है, हाँ, जब आसपास देखोगे। हम्म हमने जो लास्ट क्लास की थी, हमने ये जाना कि कैसे हम्म, कई तरीके की फैमिलीज होती हैं, और हम देखेंगे हमारे आसपास हमारी फैमिली भी उसमें से एक होती है। जी रिश्तेदारी में भी देखते होंगे, तो हम देखेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि हमने जो बात करी थी, एक होती है डिसफंक्शनल फैमिली, जो कि कह सकते हो कि जिसका फंक्शन ठीक से नहीं चल रहा, बिगड़ बिगड़ गया, जैसे ढांचा बिगड़ गया, कह सकते हैं ना, कि उनका ढांचा कैसे बिगड़ हम्म, गया। हुँ? तो ढांचा बिगड़ने का मतलब क्या है? ढांचा वहाँ बिगड़ता है जहाँ हर एक इंसान को, किसी भी इंसान को ग्रो करने का मौका ना मिले, है ना? उसको जब सपोर्ट चाहिए सपोर्ट ना मिले, या ज्यादा ही कंट्रोल हो जाए, वो भी ढांचा बिगड़ना है कि सपोर्ट तो दे दी मैंने, हाँ, जी लेकिन मैंने उसके बदले में कंट्रोल कर लिया, तो ग्रोथ तो वहां जी भी अच्छी नहीं हुई। तो ऐसी फैमिलीज में से किस तरह के बच्चे निकल कर आते हैं, किस तरह के बच्चे होते हैं जो बड़े होके कैसे निकलते हैं, हुँ? उनकी क्या दिक्कतें रहती हैं, हुँ? या तो ऐसी फैमिलीज में इनमें क्या होता है, हुँ? ये जो डिसफंक्शनल फैमिलीज जो होती हैं, कैसे बनती हैं? सबसे पहले तो ये सोचो, क्योंकि
क्या होता है कि जो डिसफंक्शनल लोग आए उससे शादी हो गई, शादी हो गई तो वो डिसफंक्शनल फैमिली बनेगी ना। भाई जो भी इंसान डिसफंक्शनल है या डिसफंक्शनल फैमिली से आया है तो वो जब शादी करेगा तो उसकी फैमिली भी वैसी ही बनाएगा ना। जी हाँ? अच्छा, और ऐसे में क्या होता है कि वो इंसान होता कुछ और है और वो दिखाता कुछ और है, जिसको हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। हमने पढ़ा था कि डिनाई करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि मुझे बुरा लगा लेकिन मैंने बोला नहीं, ये बिल्कुल कॉमन एग्जाम्पल है। और मैं कुछ हूँ, अपने आप को मैं कुछ और करके प्रेजेंट कर रही हूँ। जैसे मेरे नंबर 40% आए, जी और मैं बता रही हूँ कि मैं तो 80% नंबर आई थी। ये क्या है कि मैं अपने सत्य को स्वीकार नहीं रही हूँ। हम्म। जी अच्छा, अब ये पता कैसे चलता है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। या तो उसमें कोई इमोशनल तरीके से उस इंसान को मैनिपुलेट करता है, जहां भावनात्मक शोषण होता है, भावनात्मक शोषण, है ना। कहीं भावनात्मक शोषण होता है तो कहीं पर फिजिकल शोषण होता है तो कहीं पर सेक्सुअल अब्यूज होता है। क्योंकि ऐसी फैमिलीज में हर बात को छुपा के रखने में बड़ी महारत होती है ना। मतलब घर के अंदर क्या गड़बड़ चल रही है किसी को पता ना चले, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाहर जब निकलेंगे तो बहुत अच्छी सी शक्ल लेके निकलेंगे कि लोगों को लगे ये तो बहुत बढ़िया इंसान है। अच्छा, जी और इसमें पेरेंट्स को भी शर्म आती है, हम्म, खुद को भी शर्म आती है, और जो है फैमिली को भी शर्म सी आती है। जैसे कहते हैं ना कि अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए हमने इस बात को अपने ढक लिया। मान लो घर के अंदर कुछ गड़बड़ मच गई, किसी भी तरीके का अब्यूज हुआ, लेकिन उसके बदले में उन्होंने उस चीज को छुपा लिया और इसी में समझा कि अरे हमारी बदनामी ना हो, है ना। उसके साथ क्या होता है, एक ऐसी फैमिली जिसमें मैंने बताया कि हर बंदा दूसरे बंदे को इतना ज्यादा कंट्रोल में करके बैठा है कि अपनी बाउंड्री भूल गया है कि ठीक है तुम मेरे भाई हो, लेकिन दोनों की अपनी अपनी बाउंड्रीज होनी चाहिए ना। अगर मैं चाहती नहीं कि मैं कोई ऐसी चीज बताऊं या मेरी लाइफ को कंट्रोल करने का हक मैं नहीं देना चाहती, तो ऐसी जो फैमिली होती है जिसमें उलझी हुई होती है, एक दूसरे से बिल्कुल उलझी हुई। हाँ, और जहां पर किसी भी इंसान को अपने दिल की बात कहने का हक ना मिले तो क्या वो फैमिली कैसी होगी, अच्छी या बुरी। डिस्पेंसिंग हाँ। बुरी हम्म। बुरी तो अपनी बात को दिल में रख लिया, बताया नहीं। और जिसने बताया उसको मतलब डिस्करेज करा गया कि ऐसी बात तुम कैसे बोल सके। ये तो छुपा के रखने वाली बात थी, ठीक है। और एक दूसरे को मैनिपुलेट करना अपने हिसाब से ताकि कंट्रोल कर सके, कॉमन चीजें हैं। और घर का माहौल एक तरह से डल डल रहना, आपस में जो बातचीत है और खुलापन है वो नहीं होना। और
ये नहीं कह रही है सब एक ही फैमिली में है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें, जहाँ पर ऐसा होता है वो भी अच्छी फैमिली नहीं मानी जाती। और बहुत ज्यादा एक दूसरे पे डिपेंड होना, कोई भी डिसीजन लेना है पढ़ाई से लेके अपना मुंह धोने तक का, वो जो डिपेंडेंसी है वो भी अच्छी फैमिली का लक्षण नहीं है। हालांकि लोग बहुत खुश होते हैं ऐसी बात बताते हुए। हम्म, अच्छा, इसके साथ साथ रिलेशनशिप में जो इंटीमेसी होती है वो उसकी प्रॉब्लम आती है। हम्म, और इससे क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट नहीं होता, भरोसा नहीं होता। हम्म, और फैमिली के जो स्ट्रक्चर है वो एकदम बिखरा हुआ। हम्म, रूल्स रूल्स कुछ है ही नहीं, जिसकी मनमानी जैसी चल रही है वैसा चल रहा है। ठीक है। और एक वो भी बड़ी कठोर वाली बात है, रिजिड होना, एटीट्यूड का रिजिड होना, दूसरे बंदे की बात ही नहीं सुनना। हाँ। और जो पहले कभी पास्ट में हो गया है उसके बारे में ज्यादा सोचना। हम्म, और अपने रीति रिवाज को बिल्कुल ऊपर रखना, आपकी खुशी से ऊपर आपके रीति रिवाज। एक अभी का एग्जाम्पल देख लो, कोरोना फैला हुआ है। हाँ, अब कोरोना से ही कोई मर गया, अब कोरोना से मर गया तो उसकी 13वीं में सब इकट्ठे हो गए, क्योंकि रीत रिवाज है। उसके बाद चाहे उसके बाद बहुत सारी 13वीं हुई घर के अंदर, तो ये फायदे की चीज तो नहीं है। उसी तरह से रीत रिवाज कभी भी इंसान की अपनी इंसान की जिंदगी से ऊपर कोई रीत रिवाज नहीं हो सकता। और जल्दी जल्दी बीमार पड़ना और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखना और शक करना, ये सब आपको एक खराब फैमिली में दिखाई देंगे। अब हेल्दी फैमिली के भी लक्षण सुन लो कि कौन सी फैमिली बढ़िया मानी जाएंगी। कि अगर डिफरेंस है तो उसको एनकरेज करके बाहर लाओ। अगर कोई मुद्दे पर किसी के जो विचार हैं अलग अलग हैं तो उनको दबाने के बजाय उसकी भी सुनी जाए, और अपनी बात कहना और सुनना, विचार रखना अच्छी फैमिली का लक्षण है ना। और जो भी रूल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। वो रूल्स, हम उनके रूल्स की बात नहीं कर रहे जो रीत रिवाज वाले, ये रूल्स ज्यादातर अच्छी फैमिली में यही होंगे कि हर बंदे को एक इंडिपेंडेंट मौका दिया जाए, उसके अस्तित्व को भी उभरने का मौका दिया जाए, है ना। अच्छा, मतलब ये सबसे बड़ा रूल होगा कि कोई किसी को दबाएगा नहीं, है ना। ना कोई किसी को दबाएगा, ना कोई किसी के साथ बदतमीजी। ये रूल्स इस टाइप के होंगे, ये रूल्स ऐसे नहीं होंगे कि जो दबाने वाले रूल्स हैं, ये रूल्स थोड़े से फर्क होंगे। और हर इंसान की दूसरे इंसान की इज्जत करना है, उसके साथ साथ फ्रीडम है। हर इंसान को अपनी भावनाएं, अपने विचार के लिए फ्रीडम है। हाँ? और एक वैल्यू सिस्टम है। वैल्यू सिस्टम का मतलब ये है कि हमेशा एक सही चीज को मान्यता देना, चाहे वो नई हो। जो सही है वो सही है, ये कह के उसको वो नहीं करना। और इसमें हेल्दी लोग होंगे, हमेशा मानसिक रूप से जरूर हेल्दी होंगे,
और जब मानसिक रूप से परिवार में एक हेल्दी माहौल होता है तो शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है ना। अच्छा, जी उसके बाद क्या होगा वहां, हर इंसान की एक इंडिपेंडेंट ग्रोथ होगी। हर इंसान अपने आप में पूरी तरह से ग्रो करने के लिए फ्री होगा और एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास, हाँ, और अपनी वर्थ, अपना आत्मसम्मान, हर फैमिली के अंदर हर इंसान की जो सेल्फ वर्थ है वो हाई होगी। ये नहीं कि ये वाला इंसान ज्यादा है, इसकी ज्यादा वैल्यू है, इसकी कम है। हर इंसान की पूरी प्रॉपर वैल्यू होगी। जैसे ऐसा नहीं है कि उस इंसान ये कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, ये काम कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, तो जो नहीं कर पा रहा उसकी वैल्यू नहीं, वो हेल्दी फैमिली नहीं होगी। ये हेल्दी फैमिली में सब जी एक दूसरे की, हर बंदे की अपनी अपनी वो होगी। और हर इंसान की बाउंड्रीज जो है फ्लेक्सिबल होंगी, एकदम रिजिड होके नहीं बैठा होगा। हम्म? और हर इंसान की पर्सनल ग्रोथ को एनकरेज करा जाएगा। हम्म? अब डिसफंक्शनल फैमिली जो होती है उसमें से जो एडल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, डिसफंक्शनल होते हैं। तो फिर वो जब फैमिली बनाते हैं तो उनके बच्चे फिर डिसफंक्शनल होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता रहता है। अब डिसफंक्शनल फैमिली में बच्चों का क्या रोल होता है? हीरो, क्या होता है, सबसे बड़े बच्चे को हीरो बना दिया जाता है। अच्छा ये डिसफंक्शनल फैमिली के लक्षण है ना, किसी भी एक को बहुत ऊपर रख दिया कि भाई यही है। हम्म? और वो कैसे, या फिर कोई जो फर्स्ट आ गया, टॉप कर गया, वो हीरो बन जाता है। या तो जी बड़े बच्चे को हीरो बना दिया, मतलब किसी ना किसी को तुमने, बच्चों को, एक को हीरो बना दिया, एक को कहा ये तो टॉप करता है तो ये अचीवर हो गया। हुँ? और एक बच्चा जो हर समय काम करता है उसको भी बढ़िया कह दिया कि ये तो बहुत कामकाजी, इससे कुछ बात मत करो। ज्यादातर क्या होता है, ऐसे लोगों से शादी करना पसंद करते हैं जो डिपेंडेंट हो, आश्रित रह सकें उन पे। आश्रित होंगे तो क्या होगा, वो कंट्रोल हो जाएंगे। जी अगर कोई इंसान किसी पर आश्रित होगा तो वो कंट्रोल हो जाएगा ना। हम्म? और उसको जी वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो कहेंगे यार सीधा सा इंसान है, इसी से शादी कर लो, ये अपने बस में आ जाएगा, ये तो तेज लग रहा है, देखा होगा, ये तेज लग रहा है, तेज लग रही है, इससे जी शादी नहीं करनी। चाहे वो तेज वाला जो बंदा है वो सही है, हमेशा तेजी गलत नहीं होती। हम्म? अच्छा, सही है और ऐसे बच्चे दूसरे इंसान से अपनी अप्रूवल मांगते रहते हैं कि दूसरा इंसान कहे तू बड़ा अच्छा है। उसे खुद नहीं पता मैं अच्छा हूं, ना खुद एहसास है, लेकिन वो सोचता है दूसरे लोग तारीफ करें। हम्म? और अगर उनको ऐसा नहीं मिलता, कोई तारीफ ना करे, तो वो अच्छा काम नहीं करते, अपने आप में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम्म? और ऐसे घरों के बच्चों में गुस्सा बहुत होता है, डर भी होता है, और सच्चाई जी को नकारते भी हैं, अपना फेलियर एक्सेप्ट नहीं करते वो। उनको यही सिखाया ना कि भाई अगर सबको पता चलेगा मैं टॉपर हूँ तो सब लोग मेरी इज्जत करेंगे। हाँ,
अगर हम्म, ये नहीं लगेगा कि मैं टॉपर हूं तो मेरी बेइज्जती होगी, तो झूठ बोल के अपने आप को टॉपर बता दो, इज्जत मिलेगी ना, चाहे झूठी सही। हम्म। जी। और ऐसे लोगों में, ऐसी फैमिली के घर के बच्चों में आत्मसम्मान की बहुत कमी होती है, और ऐसी फैमिली के बच्चे सुसाइड करने की तरफ बहुत जल्दी जा सकते हैं। अच्छा। झूठी जिंदगी जी रहे हैं तो सुसाइड करना कॉमन है। हुँ? और अपने आप की सेल्फ वर्थ को दिखाने के लिए अचीवमेंट दिखाते या करते हैं, बिल्कुल, है ना। अब दूसरा जो इंसान होता है, एक होता है बलि का बकरा। ऐसी फैमिली में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बलि का बकरा बना दिया जाएगा। कैसे? वो क्या होता है, वो बंदे कैसे पता चलता है कि भाई बलि का बकरा बन रहा है? वो बंदे फैमिली के अंदर का जो झोल है ना, उसका रोल प्ले करते हैं। हम्म। उनमें क्या होगा, लड़ाके होंगे, अपना आप को झूठ को सत्य बनाना चाहेंगे। हम्म। और ऐसे लोग कानून के भी तोड़ने में आगे होंगे, है ना। जी। और अपने आप को बिल्कुल समर्थ नहीं समझते, ना आत्मसम्मान समझते हैं, ना समर्थ समझते हैं, और अपने आप को रिजेक्टेड फील करते हैं। और उस चीज के लिए, उस सारे बर्डन को खत्म करने के लिए वो नशे का सहारा सहारा ले सकते हैं। हम्म। अब एक और तरीके का बच्चा भी आएगा निकल के। एक हमने देखा, पहले वाला हीरो, झूठा सही हीरो। दूसरा बच्चा हमारा आया बलि का बकरा। एक और बच्चा आया लॉस्ट, खोया हुआ बच्चा। हम्म। वो अकेला है और दिन में अपने सपने देखता है जिसको कि कोई नोटिस नहीं कर रहा। हम्म। और ऐसे लोग, क्या होता है ऐसे बच्चों का, ये हाई इमोशनल मैंने बताया ना, जो बच्चा अकेला पड़ जाता है वो अपने दिमाग को मैनिपुलेट करके हाई इमोशनल सेक्सुअल बनता जी। है ना, अकेला है। अब इसके साथ इनके इश्यूज क्या आते हैं निकल के, उनको लगता है कि सब मुझे, मैं अकेला हूं, सब ने मुझे छोड़ दिया है। हाँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे सब लोग रिजेक्ट करते हैं। और वो इंसान ऐसा सोचता है कि मुझे अपनी फीलिंग्स रखना अलाउड नहीं है। हम्म। जी। और कंफर्टेबल होता है अपने अकेले रहने में। हाँ, अपना अकेले रहने में वो बड़ा कंफर्टेबल रहता है, फ्रेंड्स नहीं बनाता। हम्म। और अपने अंदर फीलिंग रखता है एका अकेलेपन की, और जैसे असमर्थपन का। हाँ। और ये लोग अनहैप्पी लाइफ जीते हैं और जल्दी मरने के चांसेस होते हैं। अच्छा। हम्म। अपने गुस्से को बारे में वो नहीं जानते, और उनको डिसीजन लेना भी मुश्किल होता है। और ऐसे लोग जब वो बड़े होते हैं तो वो प्रोमिस्कुअस बन जाते हैं, मैं बताती हूँ। हम्म। जो कभी इधर सेक्स कर लिया, कभी उधर कर लिया, उस टाइप के बच्चे बन जाते हैं। हम्म। अब हम बात करते हैं एक और तरीके का बच्चा,
यानी वो है हमारा चौथा बच्चा। चौथा वाला जो बच्चा है वो होता है, ये तो बड़ा शुभ है। बेकार सी फैमिलीज में, डिसफंक्शनल फैमिलीज में ये भी एक ट्रेट होता है। ये भाग्यशाली है, दुर्भाग्यशाली है, ये भी टैग लगा देते हैं। अच्छा, ये बच्चा क्या है? ये फैमिली का जोकर बनता है, हाँ? और वो कुछ भी करेगा लोगों को हंसाने के लिए। और वो क्यों कर रहा है? क्योंकि इससे लोग उसको अटेंशन देते हैं और प्यार देते हैं, वो प्यार पाने के लिए। हाँ, अब उनमें होता क्या है, उनमें दिक्कत क्या क्या होती है? वो बहुत ही नाजुक होते हैं और उनकी एंजाइटी बहुत हाई होती है, घबराहट, बेचैनी, और उनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। उनकी आत्मसम्मान उनका भी लो ही होगा और अपने आप को अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उनको समझ ही नहीं आता कि वो इस दुनिया में आए किस लिए हैं। और ये लोग बहुत लेट शादी करते हैं, अपने दिल में छुपा छुपा के रखते हैं ना, और इनके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स रखते हैं अपने अंदर छुपा के बाद। हाँ, और जब वो बड़े होते हैं तो स्ट्रेस को वो हैंडल नहीं कर पाते। हम्म? अब वो क्योंकि डिपेंडेंट से हैं तो ऐसे इंसान से शादी करते हैं जो अपनी फैमिली में हीरो होता है, जो हमने पीछे देखा ना कौन से बंदे को, उससे वो शादी कर लेते हैं। अब इससे ये पता चलता है, ये 4 तरीके का जो हमने देखा, पेरेंट्स का जो डिसफंक्शन था वो इन 4 तरीके के बच्चों के रूप में सामने आ जाता है। अब फैमिली सिस्टम का हम क्या इस्तेमाल करते हैं थेरेपी देने में? उसमें क्या होता है, जब जी। थेरेपी देते हैं ना पूरी फैमिली को, तो हम ये देखते हैं कि पूरी फैमिली को थेरेपी देने की जरूरत पड़ती है, एक से काम नहीं जी। चलता है ना, क्योंकि वो फिर तो वहीं जाएगा रहने, बात वहीं आ जाएगी। तो उसमें हम पूरी फैमिली को एक यूनिट की तरह देखते हैं और उनके बीच में कैसा संबंध चल रहा है और वो कैसे हैं, कैसे डिपेंडेंसी है। तो ऐसे में क्या होता है, एक इंडिविजुअल को चेंज करने के लिए पूरे सिस्टम को देखना पड़ता है कि क्या क्या चल रहा है। जो बच्चा फैमिली का फोकस है वो सिस्टम को नहीं छोड़ सकता, फैमिली थोड़ा ना छोड़ देगा। जी। और वो क्या करेगा, बच्चा उस फैमिली का ही रल मिल जाएगा, जैसे कहते हैं ना, घुल मिल जाएगा। अगर मैरिज या फैमिली डिसफंक्शनल है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बच्चा डिसफंक्शनल ही होगा। उदाहरण के तौर पर एक टीनेजर जो ड्रग्स या दूसरे तरीके की ट्रबल्स में जाता रहता है, वो बता रहा है कि वो एक डिसफंक्शन वाली शादी का एक प्रोडक्ट है। वो किसी भी तरीके का नशा लेके अपने आप को उस फैमिली के बीच में रहेगा और उसको एक साथ बनाने की कोशिश करेगा, और उसके अनकॉन्शियस माइंड में जो पर्पस होता है कि वे फैमिली को हेल्प कर रहा है या उसको फैमिली से हेल्प जुड़ा हुआ है ना। अब इस केस में जो जो पेशेंट के रूप में निकल कर आया है
वो बता रहा है कि भाई मैं डिसफंक्शनल फैमिली से आ रहा हूँ, और वो डिसफंक्शनल फैमिली के लक्षणों को बता रहा है।